अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Upfront with मोना आलम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी कई सारे मामलात इस तरह के चल रहे हैं जो कि ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि एग्जैक्ट स्ट्रेटजी या एग्जैक्ट सिमत क्या है और पार्टी जो है अपने अंदर उठने वाली आवाज़ों को कितनी वेटेज या कितनी अहमियत दे रही है, अपने स्टॉलवर्ड्स की बातों को कितना सुन रही है, उन लोगों की बातों को कितना सो रही है जो कि मियाँ साहब से ख़ास तौर पर करीब समझे जाते हैं, तसव्वुर किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही कशमकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी नज़र आती है, जहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो मामला है उसका वो लेकर भी इख्तिलाफात खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। अंदरूनी इख्तिलाफात विद इन द पार्टी और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी ऐसा लगता है कि कुछ मामलात सामने आ रहे हैं। इसको किस जाविये से देखा जाए? क्या इमरान खान साहब की मुखालफत हो रही है पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों की तरफ से, या फिर ये कि पार्टी के अंदर दो फैक्शंस मौजूद हैं और दोनों को इमरान खान साहब कभी ना कभी वक्तन फवक्तन सपोर्ट करते रहते हैं, कभी उसकी बात की भी तायीद कर देते हैं, दूसरे वाले जो थॉट के लोग हैं उनकी भी तायीद कर देते हैं। तो क्या मामलात हैं, ये दोनों पार्टीज़ के हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ फ्रॉम बोथ द पार्टीज़। तो नाज़रीन, पहला जो सेगमेंट है इस हवाले से उसको थोड़ा सा हम लोग एक लेकर चलेंगे, लेकिन एक इसमें एक अहम एंगलिंग ये है इस बात की कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पिछले कई रोज़ से आकर कई सारे इंकशाफात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है उनके पास अपने जो क्लेम्स हैं उनके सबूत मौजूद भी नहीं है, बल्कि वो सबूत जो हैं वो आगे पास ऑन भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब का भी जो रोल है वो मज़ीद इन्हेंस होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देखने में सामने आने वाला है। ये भी इस तरह की भी कुछ जो है ये पेशन गोई मौजूद है इस बात की एग्जैक्टली क्या क्या बातें हैं और उससे हम लोग आज के अपने इस डिबेट को कैसे शेप अप कर रहे हैं, उसके वजह से उन बातों की आज हम सवालात उठा रहे हैं। इंशाल्लाह ये नुकात उसके उन अहवाल से देखते चलिएगा। मियाँ जावेद लतीफ़ को मुस्लिम लीग नून के अंदर के इख्तिलाफात का तो सामना है ही, लेकिन उसकी वजह से जो सवालात हैं और जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो मुलाहिज़ा हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, ये वन ऑफ द मैनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इसके बाद फॉलो करेंगी, ने नून लीग रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ के इलेक्शन में शेखुपुरा में 5 नशिस्तें मैनेज करने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। फिर जावेद लतीफ़ के बकौल शेखुपुरा की 5 नशिस्तों पर तकरीबन 90 करोड़ रुपए चले हैं। ये एक बहुत स्टार्टलिंग इल्ज़ाम है जो कि सिर्फ एक हल्के के हवाले से नहीं बल्कि हमारे पूरे इलेक्टोरल जो निज़ाम है या सिस्टम है उसके ऊपर भी कई सारे सवालिया निशानात खड़ा कर देता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। इस पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा यह तासुर गलत है कि मियाँ जावेद लतीफ़ को मियाँ नवाज शरीफ की हिमायत हासिल है और मियाँ जावेद लतीफ़ को अपने हार से ज़्यादा राना तनवीर के जीतने का दुख है। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हुए नजर आए। मियाँ जावेद लतीफ़ इस किस्म के बयानात देकर ज़्यादती कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये कहते हुए नजर आए। हनीफ अब्बासी ने भी मियाँ जावेद लतीफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस हद तक भी अब बातें की जा रही हैं और जो सवालात हैं नाजरीन, जो इसकी वजह से हम सोचने पर मजबूर हैं, हम और आप, हम सब, मियाँ नवाज शरीफ के सीने में ऐसे आया कौन से राज दफन हैं? इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ चुप क्यों नज़र आते हैं, या वो चुप इस वक्त उनकी तरफ से ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रही? ये भी हम तमाम के जहनों में एक बड़ा सवाल है जिसको अपने अपने तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो एड्रेस करते रहते हैं। और क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे? इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया। इरफान सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे थे। फिर नाजरीन, कराची में जो सरमायाकारों ने एक बहुत दिलचस्प मशवरा दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि जी अडियाला के कैदी से भी मुज़ाकरात का जो मशवरा है वो दिया गया है कि दूसरे पड़ोसियों की तो बाद में बात करें, पहले अडियाला में मौजूद कैदी पे भी थोड़ी सी जो है नज़र करम फरमाएं, ख़ास तौर पे जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है। बहुत सारी बातें नाजरीन अमेलगमेट होती हैं और पार्टी रिलेटेड मैटर्स को भी जानेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो हुकूमत की जो पार्टी है, पिविटल पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जॉइंट हेयर बाय नन अदर देन जनाब मियाँ जावेद लतीफ़। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद सर। बड़े सारे इंकशाफात आपने किए हैं और मैं इस बात को इंडोर्स करते हुए आपकी कहती हूँ कि ये सारी बातें जो आप अपने हल्के के हवाले से कर रहे हैं वो सिर्फ एक हल्के तक स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि जाहिर है उसका इम्पैक्ट एक बहुत देर पा असर हमारे पूरे सियासी निज़ाम पे, हमारे जमहूरी निज़ाम पे और बहुत सारे सवालात उसकी वजह से जन्म ले रहे हैं। आपने कहा आपने सबूत दे दिए हैं। बहरहाल हमारे प्रोग्राम में भी 2 MNAs थे जिन्होंने यही इसी तरह की कुछ गुफ्तगू की कि आप अपने जो इख्तलाफात हैं वो पार्टी के अंदर ही करें। इस मशवरे को और ये अभी तक जो ये सारी बातें सामने आ रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? वो भी तब जब प्रोवाइडेड आप ये इस हद तक बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो सबूत भी दे चुका हूँ।
नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के इख्तलाफात या इख्तलाफ राय जो होता है, जिसको इख्तलाफात बना दिया जाता है, ये पार्टी के अंदर डिस्कस होना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस फोरम पे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जहाँ तक तल्लक है जो आपने नाम गिनवाए, तो कुछ लोग तो होते हैं जो किसी को खुश करने के लिए किसी की ख्वाहिश पे प्रोग्राम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह उनको भी और मुझे भी हिदायत दे। अब आ जाएं, जो आपने बात की है कि जो कराची के ताजर हैं, जो ताजरी वहाँ के सनतकार हैं, उन्होंने जो डिमांड की है या ख्वाहिश का इजहार किया है या मुतालबा किया है, देखें, पहली बात तो यह है कि ये पहले आपको डिसाइड करना होगा कि जेल के अंदर जो शख्स है वो मुल्क का दुश्मन है। और आपको ये डिसाइड जब आप कर लेते हैं तो आपको किसी से मुज़ाकरात करने आसान होते हैं अपनी शराइत पे या अपना इंटरेस्ट वॉच करके। देखें, जो आप पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का जो ज़िक्र वो कर रहे हैं, जो भी आपने बात की है, मैं तो उसको मैंने सुना नहीं है, आपकी बात को समझ के बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप जब पाकिस्तान मुखालिफ रियासतों से बात करते हैं तो आपके जहन में ये बात होती है कि ये हमारा मुल्क दुश्मन है, लिहाजा हमने कुछ स्पेस इसको देनी है, कुछ स्पेस लेनी है। तो जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अकाबरीन, वो मुल्क दुश्मन नहीं होते। हाँ, जो मैं जिस वजह से जिस तनाज़र में बात कर रहा हूँ, 9-10 मई की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कभी ना कहता। आप देखें कि इससे पहले मुख्तलिफ़ जमातों के अकाबरीन जेल जाते हैं और जेल भेजने वाले मुज़ाकरात करते हैं, वहाँ तक तो बात समझ आती है और होता आया है, जो कि वो भी गलत था, नहीं होना चाहिए था, मगर काबिल बर्दाश्त था। मगर ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं है कि आप 9-10 मई को बकौल अंदर करने वालों के कि ईंट से ईंट बजा दी उन्होंने मुल्क की, जो कि नज़र भी आया, और उसके बाद आप उससे ट्रीट करें पाकिस्तान की सियासी जमातों के अकाबरीन की तरह। ये मुमकिन नहीं है। और अगर इस तरह होगा तो ये बढ़ावा देंगे आप कि अभी जो सज़ा काट रहे हैं खान साहब, वो 9 और 10 मई के वाक़यात के ज़ुमरे में तो नहीं काट रहे हैं। वो जो सज़ा काट रहे हैं, आपको पता है, एक इद्दत का केस है, निकाह का केस है कि जी इद्दत में निकाह, उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी आपकी इतनी बड़ी एलाय है, वो तक कह चुके हैं कि ये बहुत गलत बात है कि आप किसी को इसके तहत सजाएं दें। और दूसरा वो केस कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का भी जो मामला है उनके ऊपर चल रहा है। साइफर वाला केस है, उस पर भी वो कहते हैं कि भाई तोशा खाना से तो आप लोगों ने भी तहाइफ लिए, हाँ उनको बेचा नहीं होगा, इन्होंने बेच दिया, लेकिन वो कहते हैं भाई एक दफ़ा खरीद लिए तो फिर तो ये मेरा प्रेरोगेटिव है ना कि मैं उनको रखूँ या बेचूँ। और तीसरा केस है उनके ऊपर, ये जो साइफर वाला, कि साइफर उन्होंने लहराया और साइफर में उन्होंने जो सीक्रेट्स एक्ट की मुखालफत की, उसमें भी जजेस कह चुके हैं कि वो डीकोडेड साइफर था, तो वो सीक्रेट्स एक्ट की मुखालफत ना हुई। तो ये फरमाइए, आप अगर सारा अपना आर्ग्यूमेंट बेस कर रहे हैं 9 और 10 मई को, सजाएं तो उनको नहीं हुई है 9 और 10 मई की वजह से। ये असल मेरा केस ही है। मैं ये कहता हूँ कि आपने जिन केसेस का नाम लिया है उन पे बात रियासत या रियासती अदारे या सियासी जमातें करती आई हैं माजी में, आज भी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ ये है कि जो रियासत अपने लिए इंसाफ मांगे और इंसाफ फराहम करने वाले अदारे 1 साल गुजरने के बावजूद रियासत को इंसाफ ना दे सकें और रियासत पे हमला करने वालों के बारे में ये सोचा जा रहा हो कि इनसे भी बात की जाए 1 साल के बाद, और 1 साल में आप उसका ट्रायल मुकम्मल ना कर सके हों, आप 1 साल के अंदर किसी को सज़ा ना दे सके हों, तो फिर मेरा जो इंसाफ देने वाले अदारे हैं उनके बारे में जो एक राय कौम रखती है उस पे यकीन जो है वो पुख्ता हो जाता है, फिर एतमाद ख़त्म हो जाता है कि फिर अगर रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये मुझे सोचना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि उनकी तो ज़मानत भी उनको मिली है, 9 और 10 मई वाले मुकदमात में वो बरी भी हो रहे हैं, कई सारे मुकदमात में कहीं पर ज़मानतें भी हो रही हैं। प्रॉब्लम जो वो फंसे हुए हैं अभी जेल में, वो ये दीगर मुकदमात की वजह से हैं जिनका मैंने आपसे अर्ज़ किया। मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ, आप कहते हैं कि रियासत इंसाफ नहीं दे पाई
अपने ही रियासती इदारों को। तो ये क्यों इंसाफ नहीं मिला? आपको क्यों लगता है कि उनको अनड्यू कोई लीगल फेवर दिया जा रहा है? क्योंकि जिसको आपकी जमात हम ख्याल बेंच कहकर पुकारा करती थी, वो तो अब लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, बात यह है कि आप देखें कि जो सहूलतें आज भी इसको जेल के अंदर मौजूद हैं, या जिस बात का एक छींक आ जाए तो नोटिस होता है, एमरजेंसी नाफज हो जाती है, क्या अडयाला जेल के अंदर बाकी कैदियों के लिए ये सहूलत है कि वो इंसान नहीं है? और फिर मैं सहूलतकारी किसको कहता हूँ? चौथी बात मैं ये कर रहा हूँ कि जब आप बात करती हैं कि 9-10 मई के बहुत से केसेस में उनकी ज़मानत भी हो गई और बहुत से केसेस चलें अगर ट्रायल के प्रोसेस में हैं, तो फिर गुड टू सी यू कब कहा गया था और किसको कहा गया था, ये आपके इल्म में होगा। जब जुडिशरी से ऐसी आवाज़ें आएंगी तो फिर क्या लोगों के और दिल बढ़े नहीं होंगे या और उनको हौसला नहीं मिलेगा जिन्होंने 9-10 मई किया था? और फिर क्या सर मियां साहब, वो तो हजरत अब मौजूद नहीं है जिन्होंने गुड टू सी यू कहा, और वो तो कहते हैं कि अब तो जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर तो खुद मौजूद ये पीटीआई गिला करते रहते हैं कि इन्होंने तो हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया। सहूलतकारी तो बहुत दूर की बात है। देखें, जहाँ तक इंतखाबी निशान का तल्लक है या इद्दत का केस का सज़ा का तल्लक है या साइफ़र पे केस का सज़ा का तल्लक है, मैं इन्हीं को सहूलतकारी कहता हूँ। अच्छा। जिस तरह वो सज़ाएँ दी गई और जिस तरह वो सज़ाएँ मुअत्तल की जा रही हैं, मैं इनको सहूलतकारी कहता हूँ। मैं इनको इसलिए सहूलतकारी भी कहता हूँ कि आप ये देखें कि क्या आज तक आप डिसाइड नहीं कर पाए, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ सकी कि मास्टरमाइंड कौन था 9-10 मई का, बेनिफिशरी कौन था और किन किन लोगों ने ये बैठ के मनसूबाबंदी की। आपने उन लोगों को पकड़ा जो उस बलवे में या इस्तेमाल हुए या वहाँ उन्होंने कुछ एक्शन किया, मगर जिन्होंने ज़ेन साजी की, जिन्होंने ये सारा कुछ एक मनसूबे से किया, या क्या आपको 1 साल गुजरने के बावजूद भी रियासत इतनी कमज़ोर है या इंटेलिजेंस अदारे इतने वीक हो गए हैं कि उनके इल्म में नहीं है आज तक आ सका कि मेरी रियासत पर हमला किसने करवाया और क्यों किया? अगर ये आलम हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि खुदा का वास्ता है, फिर आप जो साकिब निसार से फ़ैसलों का सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक 6 जजेस का ख़त भी आ गया और 6 जजेस का जो मैं सुन रहा हूँ पिछले दिनों, कल या परसों मैंने देखा सुना किसी टीवी पे कि ये डिमांड की कि फ़लाँ जज जो हैं उनको हटा दिया जाए। देखें, ये मैं सुनता तो आया था अदम एतमाद करते हैं लोग जजेस पे एक फ़रीक, मगर इंसाफ फ्राहम करने वाले या मॉनिटरिंग जज किसी को बैठाएं और किसी को हटाएं और किसी को कोई कहे कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, कोई बात ये कहे कि हाँ वीडियो ऑडियो तो आई हैं मगर वीडियो ऑडियो जिनकी आई उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन ले लिया जाए, मगर जिसने गलत सज़ा दी हो उसको उसी तरह रहने दिया जाए। ये मैं देखता आया हूँ, मगर आज उल्ट देख रहे हैं कि जिनकी ऑडियो वीडियो आ रही हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है। आप निडर रहनुमा हैं, आप निडर लीडर हैं, आप ये बताएं कि कौन सहूलतकारी कर रहा है, एक्सप्लिसिटली बताएं ना, फिर किसको आप कह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे अर्ज यही किया कि वो लोग तो जिन किरदारों का आप नाम ले रहे हैं वो मौजूद नहीं है अदलिया में, ना साकिब निसार साहब मौजूद हैं। कौन कर रहा है सहूलतकारी आपके ख्याल में? और साजिशें क्या कोई बड़े पैमाने पे हो रही हैं आपकी जमात के खिलाफ, या आपको लगता है कि सिर्फ आपके हल्के की हद तक हुई हैं? नहीं, मेरी ज़ात को छोड़ दें। मेरी ज़ात की कुर्बानी से अगर रियासत को फ़ायदा पहुंचता है, जमात को फ़ायदा पहुंचता है, कौम को फ़ायदा पहुंचता है, तो मैं तो जिक्र भी नहीं दोबारा करूंगा अपना कि भाई ये हम तो होते ही कुर्बानी देने के लिए हैं रियासत के लिए, तो चलें इसी तरह से ही अगर कुर्बानी से कोई फ़ायदा मिल जाए तो। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आलमी कुव्वतों का दबाव है और जिसके लिए है, अगर फिर इकरार कर लिया जाए कि उस वजह से वो मास्टरमाइंड जो था या
मनसूबा साज जो थे उनको नहीं कटहरे में लाया जा सका। फिर आप ये इतराफ़ कर लें कि क्या पाकिस्तान के अदारों के अंदर ख़ुद एहतसाबी का एक तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। जब मैं सहूलतकारी का जिक्र करता था बतौर मिनिस्टर भी, और आप जैसे लोग ही सवाल करते थे कि आप कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और सहूलतकारी का जिक्र भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी हैं और आप सहूलतकारी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो फिर 9-10 मई को जो कुछ हुआ, फिर क्या एक अदारे के अंदर खुद एहतसाबी हुई ना सहूलतकारों के खिलाफ? क्या फिर मैं गलत कहता था? और आज कह रहा हूँ दूसरे इदारे के मुताबिक भी वो सहूलतकार उस इदारे में मौजूद है सर, जो आप कह रहे हैं उस इदारे में आप मुझे बड़ा क्लियर आपका रेफरेंस मिल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिनको सहूलतकार समझा जाता था, जिसमें और के भी आपको पता है कुछ लोग बहुत बड़े जगहों पर बराजमान मौजूद थे। अभी भी सहूलतकार मौजूद है सर उस इदारे में? वो मैं वो कहता हूँ कि वो इतना बड़ा हादसा जो था बगैर सहूलतकार के हो ही नहीं सकता था। मुझे अच्छा लगा, खुशी है कि एक अदारे ने अपने अंदर खुद एहतसाबी की। मेरे जैसे हज़ारों ने करोड़ों पाकिस्तानियों की ख्वाहिश डिमांड है कि दूसरा अदारा भी अपने अंदर खुद एहतसाबी करे जिस तरह उसने भी शुरू की। मगर क्या साकिब निसार और बंदयाल साहब तक जो फैसले दिए गए उनसे रियासत को जो नुकसान पहुंचा है, नवाज शरीफ को छोड़ दें। नवाज शरीफ तो पैदा ही पाकिस्तान के लिए हुआ और उसने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, मगर पाकिस्तानी कौम ने कबूल कर ली। जिन्होंने उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया, शायद आज भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस खित्ते के लिए वो एक अनमोल कि फौज के इदारे ने तो अब खुद एहतसाबी कर ली, और अब आप कहते हैं एज वी स्पीक वहां पर कोई ऐसे मौजूद नहीं है एलिमेंट्स जो कि सहूलतकार हों आपके ख्याल में। दूसरा इदारा आप कहते हैं रह गया है अब अदलिया का इदारा, यही बात सर है जिसने अब अपने अंदर से ऐसे लोगों का सफाया करना है? नहीं, आप 100% क्लियर तो उसको भी नहीं कह सकते। जाहिर है 8-10 साल जो बाजवा साहब और रहे फैज़ साहब, उनके असरात तो नज़र आते हैं, और बदकिस्मती से 8 फरवरी को वो असरात पिक एंड चूज के हवाले से नज़र भी आए। आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आप कह रहे हैं कि वो असरात इन 2 हज़रात के अभी भी मौजूद हैं एस्टेब्लिशमेंट में, नज़र आए। और इसी तरह मैं ये कहूँगा कि साकिब निसार साहब से लेके बंदयाल साहब तक जो फैसले उस वक्त दिए गए, क्या रियासत के अंदर पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा, रियासत के बाहर रियासत के सफारती तलकात कितने ख़राब हुए, मईशत किस हाल को पहुंच गई, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच गई, बर्बाद कर दिया उनके फ़ैसलों ने। बताया जाए ना, ये आज खुद नोटिस जो 6 जजेस के ख़त के हवाले से लिया गया है, तो ये 6 जजेस के ख़त के साथ 5 वो जजेस जिनका हम नाम लिया करते थे, उनके फ़ैसलों को भी देखा जाए कि क्या उस वक्त दबाव में उन्होंने फ़ैसले दिए थे या खुद से उन्होंने वो फ़ैसले किए थे। और ये 6 जजेस जो हैं, इनका जो ख़त लिखना है, किन फ़ैसलों पे इन्होंने फैसले दिए, उन पर असरात क्या होंगे, और कौन से फैसले इनके पास पेंडिंग हैं जिनके लिए इन पर दबाव डाला जा रहा है, ताकि कौम को पता चल सके कौन दबाव डालने वाला है और किन केसेस के हवाले से दबाव डाला जाता है। अच्छा मियाँ साहब, एक बहुत आपसे अर्ज, ये भी बहुत ज़रूरी है बात करना, और इस बात पे ऊपर ही आप समझे कि तमाम लोगों की जहन की जो सुई है वो अटक जाती है, और वो ये सवाल है कि क्या वजह है कि आपकी हुकूमत, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं फैज़ और बाजवा और इनकी बाक़ियात बाकी हैं, साकिब निसार साहब का आपने कई मरतबा जिक्र किया, ये बताइएगा ये सारे जो लोग हैं इनका क्या आप लोगों ने कोई घेराव किया, इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी आपने बतौर हुकूमत की? आप पहली दफ़ा भी आपने गवर्नमेंट ले लिया, आप दूसरी दफ़ा भी गवर्नमेंट में आके बैठ गए, तो अभी तो जो फैजाबाद की वो रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्होंने अक्विट कर दिया है, आपके ही एहसन इकबाल साहब ने, आपके ही जाहिद हामिद साहब ने, कि इन लोगों का हमें नहीं पता, हमारे पास कोई सबूत नहीं है फैज़ वगैरह और इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट का। देखें गुजारिश ये है, अगर तो ये 2 हुकूमतों का आप जिक्र करते हैं, एक जो चल रही है और दूसरी 18 माह की,
तो ये हुकूमत जो चल रही है इसका तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जिस तरह का नतीजा बनाया गया था 8 फरवरी को, उस बाद हमारी जमात के किसी मेंबर का ये ख्याल नहीं था बशमूल प्राइम मिनिस्टर के कि हम हुकूमत बनाएं। जब हमने जवाब दिया तो फिर फौरी जवाब आगे से आ गया पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से कि हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते। तो फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को मालियाती अदारों से जो नेगोशिएट करना था, जो पेंडिंग था, जो चैलेंज बड़े बड़े पाकिस्तान को ये बन गए थे, ये बनवा गए थे, उन चैलेंजेस का सामना गैर मकबूल फ़ैसलों से तो करने के लिए हम इसलिए 18 माह भी तैयार हो गए थे और आज भी अपनी गर्दन पेश कर दी इस जज्बे से मेरा आपसे ये भी अर्थ था कि आपने किरदारों के खिलाफ क्या किया। आप तो इनको अक्विट कर रहे हैं, आपके अपने लोग काबीना में भी अभी बैठे हैं वो भी अक्विट कर रहे हैं कि ना फैज का कोई किरदार है ना बाजवा का कोई किरदार है। जो नवाज शरीफ साहब 5 साल तक बयानियां बनाते रहे वो बिल्कुल गलत है। अगर आप बात अब करते हैं कि आप इनके खिलाफ कोई क्यों एक्शन नहीं ले सके, तो जब हमारे खिलाफ फैसले दे रहे थे उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। हमारी हुकूमत 2/3 अक्सरियत रखने वाली थी जिसके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। और जिस तरह फिर व्हाट्सएप पे वो JIT बनी थी और ऊपर से मॉनिटरिंग जज बन गया था और फिर फैसला लिखवाने और लिख कर देने और सुनाने वालों ने जो ऑडियो वीडियो उनकी सामने आई थी, क्या हम कर सके थे? आपको इल्म नहीं है? सही बात है। तो उस वक्त नहीं कर सके थे, तो आज हम क्या करें? हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए हैं और आप हुकूमत में। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बंदे हाथ पांव की हुकूमत जिस चैलेंज कबूल करके शहबाज शरीफ ने एक कौमी जज्बे से पाकिस्तान की हुकूमत को संभाला है, रियासत को संभालने का अपने आप को पेश किया है, खुदा करे कोई रुकावट ना आए, कोई ये जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो ना हायल किए जाएं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह उनको कामयाब कर देगा। कुछ अरसे में टाइम तो लगेगा, मगर अगर ये आवाज़ें भी उठें कि कैदी नंबर फ़लाँ से जो है वो सहूलतकारी हो रही है या उससे भी बातचीत हो रही है, उससे भी अपना जो आपने कराची का हवाला दिया, तो इस तरह तो फिर हौसले बढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के जो 9-10 मई का वाक़या करने का सोच ये तो सकते सर बहुत हैं, बड़ी जज्बा स्टेटमेंट है आपकी, आपका बड़ा बयान है। आप कह रहे हैं कि उनसे अगर ऐसी बातें पता चलें कि उनसे भी बातचीत हो रही है, आपको लगता है एस्टेब्लिशमेंट बातचीत कर रही है उनसे? और अभी जो जैसे बिजनेसमैन भी कह रहे हैं, अब तो न्यूट्रल बिजनेसमैन भी कह रहे हैं ना कि बातचीत हो, आपको लगता है कि ये एक समा बांधा जा रहा है? नहीं, ये जो बात आप कर रहे हैं न्यूट्रल नहीं है, वो सरमायाकार हो, सनतकार हो या कोई दुकानदार हो। आज तो बदकिस्मती है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम अदारे समेत हर तबका फ़िक्र जो है उसमें बदकिस्मती से 12-14 साल में बड़ी मेहनत से जो इंतशार पैदा किया गया है, अब तकसीम हो गई है कौम किसी न किसी सोच के पीछे। तो मैं नहीं था कि कोई न्यूट्रल होगा। बहुत बड़ा सर ये बयान है आपका, आप कह रहे हैं कि सनतकार भी न्यूट्रल नहीं है। कहने पे कोई स्टेटमेंट देता है। मैं सब का नहीं कह रहा, मैं बात करने वालों की बात कर रहा हूँ कि हर जगह से ये चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं, सारा कुछ हम भी देखते हैं, आप भी देख रहे हैं और हम और भी देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर मियां साहब आपके वक्त का और आपके विजडम का इन तमाम मामलात पे। नाजरीन, शॉर्ट ब्रेक, जॉइन अस आफ्टर अ ब्रेक। हम दूसरी तरफ रुख करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुख करेंगे और वहाँ पे चल रहे मामलात का जिक्र होगा। मेरा ख्याल है मियां जावेद लतीफ़ साहब की भी बात जो है वो भी कुछ रीसाउंडिंग होगी हमारे अगले सेगमेंट में। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत एक अहम डिस्कशन है जिसको हम अभी आगे बढ़ाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो स्टेटमेंट अभी है जावेद लतीफ़ साहब की, वो भी ज़ाहिर है बड़ी रिसाउंडिंग है, जैसे मैंने अर्ज़ किया था। लेकिन आज आरिफ हबीब साहब ने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की, बेसिकली वहाँ से हम लोग अपनी पूरी बात को फिर पिवट कर रहे हैं और फिर PAC चेयरमैनशिप की डिस्कशन पे भी आ रहे हैं। ये देखिएगा कहा क्या है आरिफ हबीब साहब ने एग्जैक्टली। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। जी नाजरीन, हिंदुस्तान से हाथ मिलाएं और अडियाला में जो बासी है उनसे भी आप हाथ मिलाएं, आप कर सकते हैं, आरिफ हबीब साहब ने कहा है। और तमाम मामले पे बात करने के लिए रऊफ हसन साहब हैज ग्रेशियसली जॉइंड अस हियर इन द स्टूडियोज टुडे, spokesperson for his party and at the helm of affairs in I think almost every aspect for PTI. वेलकम सर। बताइएगा, अभी आपने बात सुनी आरिफ हबीब साहब की, इसको मैं कंजंक्चर के साथ देखती हूँ जो जावेद लतीफ़ साहब इससे पहले वाले सेगमेंट में हमारे साथ थे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कुडंट प्रोड्यूस दैट एग्जैक्ट साउंड बाइट, बट उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं ये कोई न्यूट्रल लोग नहीं है, इनसे ये बयानात दिलवाए जा रहे हैं। मोना, थैंक यू, गुड टू बी बैक इन द प्रोग्राम। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ और मेरी बड़ी स्टेटमेंट्स इस सिलसिले में आ चुकी हुई हैं जिसके ऊपर खासी गुफ्तगू भी हुई है कि एट द एंड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस्टेब्लिशमेंट को उस एक शख्स जिसको उन्होंने कैद किया हुआ है अडियाला में, उससे बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। वो इस वक्त पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। लोगों के वो इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों में धड़कता है। कैसे उसको जुदा करेंगे उससे? क्या एक इलेक्शन चोरी करके जुदा करेंगे? क्या उसको जेल में 8-9 महीने हो गए और एक सेकंड के लिए उसका जो जोश और जज्बा जो है वो मुतजलजल नहीं हुआ और उसने ये नहीं कहा इनकी तरह के जी माई बाप माफ़ कर दें, मुझे भी लंदन भेज दें, मुझे भी सऊदी अरेबिया भेज दें। वो कहता है 8 महीने 9 महीने 9 साल रख लें, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सर, ये बात चल रही है ना, आपने कहा कि ये नहीं कहा, आई मीन समबडी हैड अप्रोच्ड हिम, कोई आया था उनके पास कि आप क्या, किस बुनियाद पे आप चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं? अप्रोच तो हुई है। देखिए, वो पहले हुई थी, हुई थी, लेकिन हम किसी किस्म की डील में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको क्या जवाब दिया? चलें अगर इतना आप बता पाएं, क्योंकि उनको वही जो जवाब जो होता है, जो इस मुल्क के जो पावर विल्डर्स हैं उनका क्या वतीरा होता है, दे किक द प्राइम मिनिस्टर्स आउट, दे गेट द प्राइम मिनिस्टर्स बैक, दे किक देम आउट अगेन एंड दे गेट द अदर वन बैक। यही हो रहा है ना शरीफों में और जरदारियों में। क्या होता है, एक को निकालते हैं दूसरे को ले आते थे, दूसरे को निकालते तो पहले को ले आते थे। तो खान साहब को भी उन्होंने समझा था, मिसअंडरस्टैंड किया था कि ये भी उन्हीं तरह का एक पॉलिटिशियन है। अब खान एक और ही किस्म का लीडर है, वो बासूल इंसान है, उसकी विजन है, उसकी ड्रीम्स हैं, वो इस मुल्क का फ्यूचर देख रहा है और वो चाहता है कि उन लाइंस के ऊपर इस मुल्क को इस्तवार किया जाए। आपने कैटेगोरिकली एक ये बयान, आपने ये सेंटेंस कहा है कि किया गया था, अप्रोच किया गया था। उस वक्त खान साहब ने क्या कहा था? इनकार किया था, सरीहन इनकार किया था। मैंने आपको अर्ज किया, वही कहते हैं ना, बात क्या, मैसेज क्या होती है? बाय एंड लार्ज मैसेज ये होता है जी कि आप जाइए, आराम से बैठ जाइए, हम आपको वापस ले आएंगे। यानी कि जो मैंडेट अवाम का है, खान साहब को ये कहा गया था कि अवाम का जो मैंडेट है उसको चोरी करके शख्स वाहिद की जात में मुक़य्यद करना चाहते हैं ये लोग, और वो किया हुआ है। 76 साल से यही हो रहा है। अब हमारी लड़ाई जो है वो इस मुल्क की आज़ादी की है। आपने कहा सर वो उन्होंने मिसअंडरस्टैंड शायद किया कि वो भी पुराने वालों की तरह है। वो शायद 2017 के बाद से तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि खान साहब ने भी तो एक प्राइम मिनिस्टर को निकालने में बड़ी वो एक अपना रोल प्ले किया था। खान साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने को डिले किया गया हुआ है बहुत सा। 2013 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था। 2018 के इलेक्शन में खान साहब के जो वोट्स थे उनको कम किया गया था ताकि एक कमजोर हुकूमत बने। ये हकायक हैं इस मुल्क की तारीख के। और पीछे जाइए आप 1947 तक चलिए, देखिए उसके बाद क्या तमाशा हुआ है बिफोर जनरल अयूब खान टुक ओवर। 1958 तक क्या तमाशा हुआ था?
7, 8, 9, 10 वज़राए आज़म जो है वो बदले गए थे, गवर्नर जनरल बदले गए थे, कौन बदल रहा था? आपका तो मौक़िफ़ बिल्कुल उसके बरक्स है जो कि आपके हवाले से एक बात आती है कि सहूलतकारी थी। मैं इसलिए आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ क्योंकि कल नदीम अफजल चंद साहब जब हमारे पास प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी एक बात की और वो आपके साथ ही आई थिंक काबीना का हिस्सा थे खान साहब की, जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है, उसका ज़रूर जवाब दिया। दिस इज़ मतलब हिज अकाउंट व्हाइल बीइंग द कैबिनेट मेंबर। वो बात एक तो खान साहब को ये मैं खुद कहते सुना है कि और हम अपोजिशन को फांसी लगा दें, और दूसरा कहते थे कि क्या आप अपने MP MNAs को राज़ी करें, पॉलिटिकल क्लास को आप राज़ी रखें, लोग नाला हैं। और बड़ा 1 पेज था, बड़ा तावन था, शायद इतना पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम मिला हो। आई थिंक आपको आवाज़ थोड़ी शायद कम थी। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो 1 पेज था एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। मैंने उनसे काउंटर यही सवाल किया था कि क्या अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ जो 1 पेज या एक शराकतदारी है, वो कहते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। कहते नहीं, मैंने तो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा कि इतना ऐसा 1 पेज रहा हो कभी किसी। चंद साहब बहुत मोहतरम आदमी है, लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर 1 पेज था भी तो वो मेरा ख्याल दिनों की बात रही है, क्योंकि हम लोग उस वक्त थे, हुकूमत का हिस्सा थे, और हमने देखा था कि क्या हो रहा है। वो चाहते थे ना कि जी, मैंने एज आई सेड, आई गो बैक टू माई ओरिजिनल स्टेटमेंट, कि जी उन्होंने खान साहब को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ठीक, उन्हें समझ ही नहीं आई कि ये शख्स किस किस्म का है, इसका एक अपना विजन है और ये जेन्युइन इंसान है, ये सिद्ध के दिल से चाहता है कि ये मुल्क आगे जाए। उन्होंने इनको समझा था कि ठीक है जी, आ जाएंगे तो हम इनको गाइड कर लेंगे, तो वो गाइड होने वाला शख्स है नहीं, है ना। वहां से मेरा ख्याल चंद दिनों में उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो चुके। आपने एक और बात भी ये फरमाई रऊफ साहब, आपने कहा कि वो जो जज्बा है, जो आवाम की मोहब्बत है, वो 1 मिनट के लिए भी मध्यम नहीं पड़ी, बढ़ी है, कम नहीं हुई है। फिर बाई इलेक्शन में क्यों कम पड़ गई? बाई इलेक्शन तो चोरी हुए हैं, इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन के नाम के ऊपर बदनुमा धब्बाए। जिस तरीके से इलेक्शंस का उसकी डिस्क्रिप्शंस आप पढ़ लीजिए, आप पतन को पढ़ लीजिए, आप वो जो फाफन है उसको पढ़ लीजिए। हमारी आप जो लोग गए हैं, हमारे गौहर साहब गए हैं वहाँ, और सेक्रेटरी जनरल गए हैं गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ और उसने क्या बताया उन्हें, किस तरीके से स्टफिंग की गई है बैलेट बॉक्सेस की। यू कॉल देम इलेक्शंस। और व्हाट अबाउट केपी सर, क्योंकि केपी में भी जो आज़ाद खड़े हुए थे उम्मीदवार, जिनके भाई का कत्ल हुआ था, वो जीत गए एज कम्पेयर टू द PTI कैंडिडेट। और विदिन 24 आवर्स उसने कहा ये खान की तस्वीर के ऊपर मुझे वोट पड़े हैं और ये खान की कदमों के ऊपर मैं डालता हूँ। नंबर 1 भी हमारा था, नंबर 2 भी हमारा था। गलत टिकट दी गई, गलत टिकट दी पार्टी ने नहीं करना चाहिए था। उसी को जिसको टिकट दी वो हार गया। जो नंबर 2 जो था वो इंडिपेंडेंटली लड़ा और विदिन 24 आवर्स उसने अपनी सीट जो थी वो खान के नाम कर दी। और भाई ये किस किस को निकालेंगे? आज हम हर कंस्टिट्यूएंसी में 3 बंदे खड़े करें तो वो 1, 2 और 3 आएंगे। ये एक की बात ही नहीं है अब। तो 8 फरवरी के इलेक्शंस जो अगर आप वो वकेट कर दें, जो इन्होंने धांधली की हुई है, तो हमारी सीटें 200 और 200 से ज्यादा बनती हैं। 200 से भी ज्यादा? जी बिल्कुल बनती हैं रऊफ साहब। वो मैं दिस इज अ बिग क्लेम। और आफ्टर अ ब्रेक जब वापस आएंगे तो PAC की चेयरमैनशिप पे कहते हैं इख्तिलाफात खुल के आ रहे हैं, और आई थिंक रऊफ साहब के साथ भी कुछ इख्तिलाफी नोट रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक PAC की चेयरमैनशिप पे खास फोकस रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रऊफ हसन साहब हमारे साथ हैं। रऊफ साहब, PAC की चेयरमैनशिप को लेकर अब कहते हैं, अब हामिद रजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब मुसलसल ये क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब ने उनको कहा गया, और कई दफ़ा हमने ये पहले भी बातें सुनी हैं। तैमूर झगड़ा साहब भी कहते हैं कि खान साहब ने मेरा नाम लिया। अब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा मुझे नामजद किया। वाई इज सम वाई इज अ सर्टेन फैक्शन ऑफ PTI ऐसा लग रहा है डिफाई कर रहा है खान साहब की बातों को? नहीं, कोई डिफाइंस नहीं है। मैं बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल की कुंजी, इस मुल्क के अवाम के मुस्तकबिल की कुंजी जो है वो सिर्फ एक शख्स के हाथ में है, जो अडयाला जेल का कैदी है। उससे बात करना पड़ेगी। आपकी बात के ऊपर जागरा साहब की तो मेरा ख्याल नाम ही नहीं लिया गया, क्योंकि वो तो असेंबली के मेंबर ही नहीं है ना, तो वो कैसे बन? फाइनेंस मिनिस्टर के लिए वो कह रहे थे ना, फाइनेंस एडवाइजर के लिए। वो अलग कहानी है। मैं आप इस वक्त तो आई थॉट कि आप दूसरे PAC मैं ये कह रही थी, मैं सिर्फ इस सेंस में कि वो कहते हैं कि कई दफा खान साहब नाम लेते हैं किसी शख्स का और पार्टी उसको फॉलो नहीं करती। नहीं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है कि वो पार्टी उसको फॉलो नहीं करती। खान साहब का जो कहना है वो हुक्म होता है।
और वो उसको पार्टी फॉलो करती है, फुलियतन फॉलो करती है। इस वक्त तो कोई टेक्निकल मेरा ख्याल है कुछ ग्लिचेस हैं। वो जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा जी कि वो शायद एक जो हमारा रिकमेंडेड नाम है वो नहीं मानेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कल तक क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। देखते हैं कि कहाँ मामला बैठते हैं, आराम से बैठ के खान साहब जो कहेंगे वही होगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट और स्पीकर जो करना चाहते हैं वो कर लें। मेरे पास वक्त बहरहाल कम है, लेकिन वरना मैं आपको शॉर्ट सुनाती, लेकिन इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कोट करके शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट बता रही हूँ। वो ये कहते हैं कि वो स्पीकर वाली जो बात है ना, कि कहा गया कि वो खान साहब को उन्होंने जाके कहते हैं कहा कि स्पीकर मेरे नाम पे नहीं मान रहे और ये मुझे कन्वे किया गया है, तो वो खान साहब ने कहा नहीं मैं अपना नाम चेंज नहीं करूंगा। तो अगर खान साहब उसी नाम पे स्टिक करेंगे तो क्या आप स्पीकर को फॉलो करेंगे या खान साहब को? खान साहब को फॉलो करेंगे। तो खान साहब अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मरवत ही स्टिकिंग टू हिज नेम। मेरी इंफॉर्मेशन जो है कि इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो आज दे दीजिए, एक दिन दे दीजिए, 1 या 2 दिन में सेटल हो जाएगा मामला। जो खान साहब जो फैसला करेंगे वही होगा। अगर मरवत साहब का भी नाम देते हैं लाजमी बात, अगर वो कहेंगे वो फैसला उनका वो होगा तो वही होगा, उसी पर अमल होगा। उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि अगर खान साहब ने कहा है तो उन्हीं को होना चाहिए। जी बिल्कुल, उमर अयूब साहब ने ठीक कहा है। हमारी भी सबकी कंटेंशन एक ही है कि खान साहब का उनका जो फैसला है वो हमारे लिए हुक्म है। आपने एक और बात की रऊफ साहब, आपने कहा कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि खान से बात करें, तो आप क्या दावत दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को? अभी आप कह रहे थे कि डील की कोई गुंजाइश नहीं है, बट इन दिस स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि आप उनको कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें। बातचीत और डील 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। तो आप किस तरह की बातचीत होती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है कि जी आप रास्ता निकालें। इस वक्त मुल्क जो है वो एक तबाही के थाने के ऊपर खड़ा हुआ है, जैम होया हुआ है। ये जो जोकर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इनमें तो खुद अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकते। ये तो मोरे हैं, इनकी तनाबें तो कहीं और हैं, कहीं और से खींची जा रही हैं, तो ये मुल्क कहाँ चलाएंगे? वर्चुअली जो बातचीत अगर होगी तो आपका बेनिफिट, मतलब आपकी तरफ से क्या कंडीशन प्लेस की जाएगी? हमारी कंडीशन ये नहीं है, हमारा कंडीशन है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करें, जिसके लिए हमने इत्तेहाद भी बनाया है, और जो डाका डाला है उसको आप रिवर्स करें। ये तो बहुत बड़ी डिमांड है, इस पे आके मेरा पहले मामला रुक जाता है। इस पे तो कॉम्प्रोमाइज कोई हो ही नहीं सकता। बट रऊफ साहब एक और बात पे भी मामला रुकता है। खान साहब ने अभी बुशरा बीबी की हेल्थ के वाले से जब वो बात, उन्होंने फिर आर्मी चीफ का नाम लिया, उन्होंने बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट दिया। इवन शांदाना गुलजार साहिबा, वो भी उनसे जब पूछा गया उस स्टेटमेंट के हवाले से, उन्होंने बिल्कुल ओन नहीं किया। उन्होंने कहा ना तो आर्मी चीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है ना चीफ मिनिस्टर है, पता नहीं खान साहब ने उनका नाम क्यों ले लिया। इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैंने कोई नाम भी दिया है, क्या उसके पास कोई ताकत है? इस मुल्क में इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, ताकत का मंबा कहाँ है? एस्टैब्लिशमेंट के पास है। एस्टैब्लिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट। ये मोरे हैं तमाम लोग। उनको खान साहब कहते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये आपको नहीं लगता आपके लिए सिचुएशन खराब कर रहे हैं? 2 महीने 2.5 महीने से जब से बुशरा बीबी का क्राइसिस हुआ है, हेल्थ का क्राइसिस हुआ है, क्या कॉन्डक्ट रहा है रियासत का? क्या किया गया? उनका टेस्ट तक नहीं करवाया गया। 2 दिन पहले पहली दफ़ा उनका टेस्ट कराया रात को, उसके बाद डे बिफोर यस्टरडे रात को उनकी फिर तबीयत फिर खराब हो गई। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ आई, कुछ क्लियर, किसी ने कोई हमें ब्रीफ नहीं किया, हमारे लोग वहाँ पहुँचे उनको ब्रीफ नहीं किया। तो ये तो एक जालिमाना और गैर इंसानी रवैया है ना। तो इसके ऊपर अगर वो खान साहब इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट बुशरा बीबी हेल्थ, एंड होना भी चाहिए, किसी शख्स को भी होना चाहिए अपनी वाइफ के हेल्थ के बारे में कंसर्न्स हैं। और जो उनके हकूक हैं, जो उनके आईनी हकूक है, इवन एज ए प्रिजनर उनके आईनी हकूक है, वो उनको क्यों नहीं दिए जा रहे? क्यों नहीं टेस्ट करवाए? बार-बार ये कह रहे हैं कि हमने तो टेस्ट भी करा लिए हैं, उनकी तरफ से वो कह रहे हैं कि सर्टेन टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट वो कहती हैं कि मैं नहीं कराऊंगी एक्सेप्ट शौकत खानम। और ये ऐसी बातें नहीं ठीक, ऐसी बातें ठीक नहीं है। ये लोग जानबूझ के वो ये गलत बयानी कर रहे हैं। जो उनके टेस्ट होने अभी और होने हैं, जिसका अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया है जी कि ये टेस्ट आप 2 उन्हें लीडिंग लेबॉरेटरीज ऑफ इस्लामाबाद के नाम भी दिए हैं अपने ऑर्डर में कि यहाँ से आप ये टेस्ट करवाएं और 29 तक कोर्ट में उनके रिजल्ट्स जो हैं वो पेश करें। तो ये भी टेस्ट होने हैं। और डॉक्टर आसिम ने भी कहा था कि अभी और टेस्ट होने हैं, उनके रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद। डॉक्टर आसिम ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो उनके मैदे की जो इनर वॉल्स हैं उनके ऊपर सोजन है, रेडनेस है, और जो कीमियाई मवाद होता है जो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो मवाद होता है उसकी मिकदार जो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो ये किस चीज़ की कमाजी का? एब्सोल्युटली पॉइजनिंग आप अभी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं। 2.25 महीने तक डिले करना टेस्ट का एक ही मतलब है कि वो चाहते थे कि जहर के असरात जो हैं वो माइल हो जाएं। अच्छा, उसके बाद हम टेस्ट कराएंगे। आपने एक खतरनाक सिचुएशन बताई है, गॉड ब्लेस हर विद गुड हेल्थ। बट रऊफ साहब आखिरी में बाजवा साहब हल्फन कह चुके हैं, कुरान की कसम उठा के, कि उनका कोई किरदार नहीं था 2 चीज़ों में, ना रिजीम चेंज में और ना नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजने में। दोनों बातों में वो सरीहन झूठ बोल रहे हैं। ये शख्स, खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह माफ़ करे, खुदा माफ़ करे,
कुरान शरीफ को बीच में ला रहे साहब उन्होंने शूट ये और इसके फादर इन लॉ, दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ व्हाट पाकिस्तान फेसेस टुडे। यानी आप डूम जो आज पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर खड़ा है वो इन्हीं दो लोगों की का किया धरा है। आप अगर गवर्नमेंट में वापस आते हैं, क्या आप चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी हुकूमत में आने से पहले बहुत कुछ कहते थे, हुकूमत में आए हैं, उनकी पॉलिसी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और है, आपकी भी ऐसी हो जाएगी? हम डील करके गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, हम अपने असूलों पर कायम रहेंगे। जो इस मुल्क के बारे में हमारा विजन है खान साहब का, जो उनकी ड्रीम है, जहां उसको ले जाना चाहते हैं, जिस तरीके से इसको तरक्की देना चाहते हैं, हम उस पर कायम रहेंगे। डील करके हम नहीं आएंगे। लोग वो चेंज होते हैं जो डील करके आते हैं। सो अगर इसका मतलब ये हो सकता है अब शायद गवर्नमेंट में आई ही ना। बिल्कुल, उसके लिए तैयार हैं, तैयार नहीं आएंगे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन, वेरी क्रिस्प और लेकिन आई विल कम बैक टू व्हाट आई सेड। हाँ, इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट को बात करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है नाज़रीन, मैं वाइंड अप करूंगी इस नोट पे, और बड़ी शार्प स्टेटमेंट्स हमें मिली हैं। थैंक्स टू रऊफ हसन साहब फॉर ग्रेसिंग द शो। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।